हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर प्रेप्स। माई सेल्फ खुशी और मैं आपको संस्कृत पढ़ा रही हूँ। तो आज हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे कि शोधन क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग क्या है। सबसे पहले आता है शोधन। तो सबसे पहले हम शोधन की डेफिनेशन देखेंगे कि शोधन होता क्या है। अब ये जो डेफिनेशन है ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 14 की है। आचार्य वाग्भट इसमें क्या बोलते हैं कि यदि ये बहिर्दोषान पंचदा शोधनम च यत्, जो दोषों को बाहर निकाले ऐसे 5 टाइप्स के शोधन होते हैं। कौन कौन से? निरूहो वमनम, कायशिर, विरेको और अस्र विस्मृति। निरूह और अनुवासन ये 2 टाइप होते हैं बस्ती के। जो निरूह बस्ती होती है वो रुक्ष द्रव्यों की होती है और जो अनुवासन बस्ती होती है उसमें स्निग्ध द्रव्यों का यूज होता है। अब आचार्य वाग्भट शोधन में निरूह बस्ती को कंसिडर कर रहे हैं, अनुवासन को वो कंसिडर नहीं कर रहे। देन वमन हमको पता है एमेसिस मदन फल देते हैं और उससे एमेसिस करवाते हैं, वमन करवाते हैं। देन काय शिर विरेको, काय विरेको इज योर विरेचन मतलब कि परगेशन, त्रिवृत देते हैं और उससे क्या होता है बेसिकली लूज मोशन करवाते हैं पित्त दोष को बाहर निकालने के लिए। फिर शिर विरेको मतलब शिरोविरेचन। अस्र विस्मृति का मतलब होता है रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, जो हम रक्त दुष्टि में करवाते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको शोधन कंसिडर किया गया है अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट। अब नेक्स्ट आता है कि शोधन का महत्व क्या है, आखिर हमें शोधन करवाना क्यों है। तो शोधन का महत्व क्या है? दोषा कदाचित कुर्वंती जिता लंघन पाँच नहीं। सपोज किसी की बॉडी में दोषास का एक्यूमुलेशन हो गया, किसी को दोषों का प्रकोप हो गया, उसको बीमारी हो जाएगी। अब उस बीमारी को अगर आपने लंघन और पाचन से जीत लिया तो वो दोबारा रिअकर हो सकती है, कदाचित कुर्वंती दोबारा हो सकती है। लेकिन जिता संशोधन ऋतु, अगर आपने उसको संशोधन से ठीक किया है, ना तेषां पुनरुद्भवा, वो जो डिजीज़ है, वो जो बीमारी है, व्याधि है, वो दोबारा अकर नहीं होगी। इसीलिए हम शोधन करवाते हैं। दोषा कदाचित कुर्वन्ति जिता लंघन पाचनय जिता संशोधनय ऋतु ना तेषां पुनरुद्भवा। ये हो गई शोधन की इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट आता है शोधन का प्रभाव। शोधन का प्रभाव यानी कि शोधन का इफेक्ट क्या होता है। किसी को आपने शोधन करवाया तो उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो, एवं विशुद्ध कोष्ठस्य काय अग्नि अभिवर्धते, जो कोष्ठ है वो विशुद्ध हो जाता है, ठीक है। कोष्ठ क्या होता है? जो हमारी बॉडी है, षडंग होती है, उसका मध्य पार्ट जो होता है उसको हम कोष्ठ से रिलेट करते हैं। तो जैसे ही वो प्योर हो जाएगा, कोष्ठ शुद्ध हो जाएगा, तो उसमें बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है काय अग्नि। काय अग्नि अभिवर्धते, काय अग्नि बढ़ेगी, जठराग्नि अच्छी होगी। और अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आपको होंगे ही नहीं, आप हेल्दी ही होंगे। देन व्याध्यष्ट उपशाम्यंती, जो व्याधि है, बीमारी है, वो शमन हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। प्रकृतिश्च अनुवर्तते, जो प्रकृति है मतलब कि जो सम अवस्था है वो बनी रहेगी, यानी कि आपके जो दोष धातु मल हैं वो अपने प्रॉपर बैलेंस्ड वे में सम अवस्था में रहेंगे। देन इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णश्च रूप प्रसीदति, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियां आपकी एकादश इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और आपका एक मन हो गया। तो ये जो है ये प्रसीदति हेल्दी रहेंगी। मनोबुद्धि इंटेलिजेंस, बुद्धि अच्छी रहेगी, मेधा। वर्णश्च रूप प्रसीदति, कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, ऑरा अच्छा होगा, प्रभा अच्छी होगी। बल पुष्टि अपत्यम वृष्टा च से जायते, बल पुष्टि मतलब कि स्ट्रेंथ होगी। अपत्य का मतलब होता है संतान। वृष्टा च से जायते, वृष्टा मतलब कि फर्टिलिटी, तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बल अच्छा होगा। जरा कृच्छेण लभते, उसको एजिंग जो है वो डिलेड एजिंग, हेल्दी एजिंग उसके अंदर देखी जाएगी, ठीक है। अपनी एज के साथ ही उसकी एजिंग जाएगी, ये नहीं कि बिफोर एजिंग ही उसको झुर्रियाँ वगैरह आ रही हैं, ये चीज़ें नहीं होंगी। चिरम जीवती ना आमया, वो लंबे समय तक जिएगा बिना किसी व्याधि के, बिना किसी बीमारी के, ठीक है, मतलब कि अपनी आयु को प्राप्त करेगा। तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेत नरा, तो जो भी संशोधन काल, अब संशोधन काल कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो जो भी उन टाइम पे टाइमली संशोधन लेता है उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है संशोधन का काल। तो देखो, जो संशोधन है वो हम कब करवाते हैं? जब दोष जो हैं अपनी प्रसर अवस्था में हो। अब
संचय और प्रकोप अवस्था में क्यों नहीं करवाते? क्योंकि संचय और प्रकोप अवस्था में जो दोष हैं वो अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन प्रसर अवस्था में क्या होता है, जैसे एक मटका है, उसको आप पानी से भर रहे हो, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, संचय प्रकोप उसका होगा। प्रसर अवस्था में क्या होगा कि अप टू द रिम, उस मटके के एकदम एंड तक पानी आ गया और अब और डालोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो होती है प्रसर अवस्था। उस अवस्था में क्या होगा कि दोष जो हैं वो अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पे जाएंगे। वैसे तो दोष पूरी बॉडी में होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो दोष हैं वो डोमिनेंट हैं, तो उन डोमिनेंट प्लेसेस से हटकर वो पूरी बॉडी में फैल रहे हैं, तो वो दोषों की प्रसर अवस्था है। उसी टाइम पे आपको शोधन करवाना है। अब वो सीजन्स में भी होता है, जैसे आपने षडक्रिया काल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऋतुओं में भी क्या होता है, वर्षा में वात का प्रकोप होता है, ठीक है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और कफ में क्या होता है, वसंत का प्रकोप होता है। तो रिस्पेक्टिवली वात के लिए क्या होता है, बस्ती, पित्त के लिए होता है विरेचन और कफ के लिए हम करवाते हैं वमन, ठीक है। कफ के लिए हम करवाते हैं वमन। तो फिर अकॉर्डिंगली जो है हम इस चीज़ों में जाएंगे। ये जो थेरेपीज़ हैं वो हम सीज़न के अकॉर्डिंग ऐसे लेंगे, और ये हमारे शोधन के काल हैं। शोधन प्रसर अवस्था में क्यों करवाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, बहुदोष अवस्था में है, तभी शोधन के लिए जाते हैं, और पहले उसको स्नेहन स्वेदन दिया जाता है, उसके बाद हम शोधन करवाते हैं, वमन विरेचन वगैरह पे, बस्ती पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके दोष हैं वो आप आगे पढ़ोगे कि दोष जो होते हैं वो कोष्ठ से निकलकर शाखा में चले जाते हैं, और आप तब तक शोधन नहीं करवा सकते जब तक वो दोष कोष्ठ में ना आ जाए। तो उनको कोष्ठ में लाने के लिए हम स्नेहन स्वेदन करवाते हैं, और कोष्ठ में लाने के बाद ही शोधन करवाया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट शोधन। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, नेक्स्ट टॉपिक। तो वेलबींग किसको बोलेंगे? इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स हो, उसको हम बोलते हैं कि ये पर्सन जो है ये वेलबींग में है, या फिर ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो वेलबींग है। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लिविंग, और ऑब्जेक्टिव से किससे रिलेटेड है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते क्या हैं ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टर्म जो है ये WHO ने दी है, और इसके अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं? सबसे पहले आता है इनकम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब समझ रहे हो? स्टैंडर्ड जैसे होता है ना कि एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है लोगों का, जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे उनके स्टैंडर्ड्स बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आ रहा है इनकम। देन नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। अब किसी का ऑक्यूपेशन अच्छा होगा तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे। किसी का ऑक्यूपेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, वो अलाउ नहीं कर रहा उसे कि वो हर एक चीज़ को अफोर्ड कर सके, तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, ऑक्यूपेशन। देन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है? जिसके पास जितनी एजुकेशन होती है उस पर्सन का बिहेवियर, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो उसका स्टैंडर्ड भी उसी से बन रहा है, तो एजुकेशन। देन हाउसिंग एंड सैनिटेशन। अब जिसका घर, कहते हैं ना जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको स्कूल्स में ऐसे ही बोला जाता है कि आपके घर में ऐसा होता होगा इसीलिए आप यहाँ पे हैं, या इसीलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो हाउसिंग और सैनिटेशन से भी बनता है। कौन कितना क्लीन्ड है, कितने अच्छे से साफ़ सफाई से वो अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, उनका घर कितना अच्छा है, उससे भी उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है। देन न्यूट्रिशन। अब जो अच्छे खाना खाते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड रहता है, वो कहीं पे भी जाएंगे वो उस स्टैंडर्ड वाला फूड ही लेंगे, ये नहीं कि वो कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड देखेंगे, प्रॉपर क्लीन शॉप पे जाएंगे, वहीं का फूड लेंगे। तो न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन हेल्थ प्रोविज़न। अब कुछ लोग होते हैं कि वो जाके केमिस्ट से मेडिसिन ले लेते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो डॉक्टर से ही मेडिसिन लेंगे, तो ये भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पॉइंट है, हेल्थ प्रोविज़न। देन रिक्रिएशन एंड अदर।
रिक्रिएशन में आपको पता है सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं वो है। और उसके अलावा तो ये पॉइंट्स दिए हैं WHO ने फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यूनाइटेड नेशंस जो है उसने भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं बट इन द नेम ऑफ लेवल ऑफ लिविंग। अगर WHO का आ रहा है तो आ रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के पॉइंट्स जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग दोनों ही सेम हैं, दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, UN ने भी सेम WHO वाले पॉइंट्स कंसिडर करे हैं, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रोविजन, रिक्रिएशन, ये सब हैं। पर उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने अपने कुछ पॉइंट्स को इंक्रीज़ किया है। वो क्या है, सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी, कि जैसे आपका घर है वो रॉबर्स से प्रोटेक्टेड रहे, चोर वगैरह से, तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड होना। जैसे होता है सोसाइटीज़ में एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि कोई भी अननोन पर्सन जो है वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाता, तो रॉबर्स और क्रिमिनल्स के लिए एक प्रॉपर सिक्योरिटी, दैट इज़ योर सोशल सिक्योरिटी। देन क्लोथिंग, क्लोथिंग में क्या आता है कि ब्रांडेड क्लोथिंग पहनना, लोकल क्लोथिंग नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करना, तो ये यूनाइटेड नेशन ने एक लेवल ऑफ लिविंग में कंसिडर किया है। उसके अलावा है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ऐसे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो होने चाहिए, दैट इज़ योर लेवल ऑफ लिविंग एंड दिस इज़ कंसिडर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। और ये दोनों कौन से हैं आपके, ये दोनों हैं आपके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वालिटी ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लिविंग क्या है, आपका सब्जेक्टिव कंपोनेंट है। अब क्वालिटी ऑफ लिविंग में क्या आता है, इसमें आता है हेल्थ। हेल्थ, हेल्थ मतलब सेहत आपकी, ठीक है, आपका स्वास्थ्य। ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य जो है, अब क्वालिटी ऑफ लिविंग कि आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छी जी रहे हो, बेकार जी रहे हो, वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब कि पर्सन के लिए रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो उसमें आ रहा है हेल्थ। अब हर किसी को लगता है कि उसको भी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मेंटल स्ट्रेस है, तो क्या वो हेल्दी है? अब वो उसके लिए अकॉर्डिंगली रिलेट हो सकता है, हर किसी के लिए अपनी अलग हेल्थ होती है। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग एक सब्जेक्टिव कंपोनेंट है। देन आता है हैप्पीनेस। अब किसी के लिए कोई चीज़ हैप्पीनेस है, ज़रूरी नहीं है कि उसे भी उस चीज़ से खुशी मिलती हो, तो हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्टिव कंपोनेंट, और ये क्वालिटी ऑफ लिविंग का एक पॉइंट आता है। देन आता है एजुकेशन। अब किसी किसी को होता है कि हाँ UG कर ली, डिग्री मिल गई, डॉक्टर बन गए, सेटिस्फाइड। किसी को क्या होता है कि उसको PG भी करनी है, फिर किसी को PhD भी करनी है, तो ये एक सब्जेक्टिव पैरामीटर है। ठीक है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है उनके लिए वो डिफ़र कर रही है। सो एजुकेशन इज़ क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड इज़ अ सब्जेक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट आता है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। सोशल मतलब कि वही कि आप अपने कलीग्स, वर्कर्स वगैरह के साथ कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको इंटेलिजेंटली सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, इंटेलेक्ट आपका कैसा है, कोई भी प्रॉब्लम से ईजिली निकल रहे हो क्या। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल ये भी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है जो चीज़ सही हो वो दूसरे भी सही माने। सो इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्टिव पैरामीटर कंपोनेंट। देन फ्रीडम ऑफ जस्टिस, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला कंपोनेंट था उसमें हमने ह्यूमन राइट्स देखे थे अंडर यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ लिविंग देख रहे हैं, सब्जेक्टिव कंपोनेंट देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ जस्टिस, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। ठीक है, अब वेलबींग आखिर होता क्या है। सो द कंडीशन जो हमें मिल रही है, किससे मिल रही है, वी गेट फ्रॉम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हो गए आपके, क्वालिटी ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हो गया ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। तो इन दोनों चीज़ों से जो कंडीशन हमें मिल रही है, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड वेलबींग। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। थैंक यू।